हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी, और इस टॉपिक के बारे में हम लोग बड़े सारे साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि आर्कियोलॉजी की फील्ड में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ करे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से बात कर ली है कार्बन 14 मेथड की, जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी, एक सेपरेट लेक्चर हमने बनाया था थर्मो ल्यूमिनेसेंस के ऊपर, कि कैसे कुछ जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ जो मिनरल्स होते हैं, वो लाइट एमिट करते हैं। एक तरीके से थर्मो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, गर्म होना। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट एमिट करना। आज के लेक्चर में हम एक और साइंटिफिक टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है पोटेशियम आर्गन। दोस्तों, ये जो पोटेशियम आर्गन ये जो मेथड है आर्कियोलॉजी का, ये जो मेथड है ये तो आप जानते ही हो, बिकॉज हम यहाँ पर सारी बातें आर्कियोलॉजी के बारे में ही कर रहे हैं। ये पोटेशियम आर्गन मेथड जो है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात में लाई करती है, ये आपको इस टेबल से पता लगेगा। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब हमने कुछ डेटिंग मेथड्स की बात करी थी, तब हमने ये देखा था कि कार्बन 14 मेथड की एक ये लिमिटेशन है कि अगर कोई भी एक आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, आप किसी भी चीज़ की आपने खुदाई करके उसको निकाला है ज़मीन से, उसका अगर जो टाइम फ्रेम है वो 50,000 साल से लेकर 80,000 साल तक है, तो आप उसकी एज को पता लगा सकते हो। उससे अगर पुराना है, 80,000 साल से पुराना है, तो वहाँ पर कार्बन 14 या जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं, फेल हो जाता है। फिर हमने थर्मोल्यूमिनेसेंस के अंदर देखा था, इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसकी एक खास बात यह है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो कि 50,000 साल या 80,000 साल से लेकर उससे भी अगर पुराने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स इवन ओल्डर देन 50,000 टू 80,000 ईयर्स अगो, जहाँ पर कार्बन 14 मेथड फेल हो जाता था, तो थर्मोल्यूमिनेसेंस जो है वो जो मेथड है वो काम आ जाता है। अब देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती होंगी, स्पेशली अगर हम बात करें रॉक्स। अगर हम यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स के टॉपिक को अगर निकाल भी दें अपनी डिबेट एंड डिस्कशन से, कि हम जीव जंतुओं की बात ना भी करें, अगर हम मिनरल्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल रॉक्स, तो हमारे सामने एक जो चुनौती है वो ये भी आ सकती है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक चैलेंज ये भी आकर खड़ा हो सकता है कि क्या होगा फिर अगर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे चीज़ों की एज को फाइंड करना हो जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हो, तो उसके लिए फिर क्या काम आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर 50,000 से 80,000 साल पुराना कोई ऑब्जेक्ट है, तो कार्बन 14 मेथड अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 80,000 साल से जो पुराना है उसके लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस काम कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज ऑब्जेक्ट्स, दोज मिनरल्स, दोज रॉक्स विच आर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, उनके लिए क्या हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर इतनी भी पुरानी कोई चीज़ें होती हैं क्या, इतनी पुरानी भी कोई चट्टानें वगैरह होती हैं क्या? बिल्कुल होती है। अगर आप वॉल्केनिक रॉक्स की अगर आप बात करो, तो हम तो उसको कह सकते हैं कि ये सैकड़ों मिलियन ईयर्स ओल्ड है वॉल्केनिक रॉक्स। तो सम वॉल्केनिक रॉक्स दुनिया भर के कोनों में जो पाई जाती हैं, अगर उनकी एज 1 लाख साल से भी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, तो कुछ जो ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ जो ऐसे रॉक्स हैं स्पेशली विच आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, उनके लिए फिर ये मेथड काम आ सकता है जो कि है पोटेशियम आर्गन मेथड। तो हम इसको एक बारी कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से आज के लेक्चर में जानते हैं कि ये मेथड क्या है, और ये पोटेशियम आर्गन मेथड जो है ये वर्क कैसे करता है, आर्कियोलॉजी की फील्ड को सिंपल कैसे बनाता है, आर्कियोलॉजिस्ट के काम को आसान कैसे करता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप एक बेसिक चीज़ ये याद रखना, ये जो पोटेशियम आर्गन मेथड है, ये जो पोटेशियम आर्गन मेथड है, ये एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है।
कहने का मतलब ये है, इस मेथड के माध्यम से हम बेसिकली एज पता लगाते हैं किसकी, कुछ जियोलॉजिकल मटेरियल्स की, पर्टिकुलरली अगर हम उन जियोलॉजिकल मटेरियल्स के अगर यहां पर नाम लिख दें तो वो क्या होंगे, किसकी एज पता लगाई जा सकती है। जैसे एक तो हो गया वॉल्केनिक रॉक्स, दूसरा कुछ मिनरल्स, ठीक है, जो कि हो सकता है हंड्रेड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हो, इतने पुराने हो, उनके लिए मेथड काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है उनकी एज को पता लगाने के लिए। अब यहां पर दो वर्ड्स की तरफ ध्यान देना। देखो, जो पोटेशियम है हम केमिस्ट्री में उसको कैसे लिखते हैं, साइंस में पोटेशियम को हम बोलते हैं के, आर्गन को हम कैसे बोलते हैं, AR। तो इस मेथड को शॉर्ट में आप ऐसे भी डिनोट करके लिख सकते हो, KAR मेथड। ये तो गई बेसिक साइंस की बात, विज्ञान की बात। आपको भी पता है कि जितने भी हम यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं सबके अंदर, जैसे मैंने आपको आइसोटोप वगैरह के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिव डेके के बारे में, हाफ लाइफ के बारे में समझाया था, सब में जर्नल साइंस की चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं, क्योंकि इन सब के अंदर हमें केमिकल एनालिसिस वगैरह करनी पड़ती है इन सारे मेथड्स में। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, इन मटेरियल्स को कलेक्ट करने के बाद, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, काफ़ी अच्छे से क्लियर करा था, इनको साइंटिफिक लेबोरेटरी ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स करवाने के लिए। यहाँ तक आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इस चीज़ की। तो इस मेथड में करा क्या जाता है, देखो, ये जो पोटेशियम आर्गन आर्कियोलॉजिकल मेथड होता है, इसके अंदर हम बेसिकली ना एक रेशियो को पता लगाने की कोशिश करते हैं किसी भी एक जियोलॉजिकल मटेरियल के अंदर। और वो जियोलॉजिकल मटेरियल मैंने आपको बताया वॉल्केनिक रॉक हो सकती हैं या कुछ मिनरल्स हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर जो रेशियो को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो किस चीज़ के रेशियो को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रेशियो के अंदर बिना दो चीज़ों के तो रेशियो वर्ड आ ही नहीं सकता। तो हमें रेशियो पता करना होता है किसका, पोटेशियम 40 का विद रिस्पेक्ट टू आर्गन 40। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज दिस 40, ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, इनके आगे पोटेशियम के आगे 40 लिखा हुआ है, आर्गन के आगे 40 लिखा हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, ये पोटेशियम और आर्गन के हम यहाँ पर ना बेसिकली क्या है कि आइसोटोप्स की रेशियो को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये इस चीज़ के ऊपर रिलाय करता है, पोटेशियम आर्गन मेथड। ध्यान से समझना आप जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि पोटेशियम 40 का, ये जो पोटेशियम 40 है इसका होगा रेडियो एक्टिव डिके, और दूसरी चीज क्या है कि पोटेशियम 40 आइसोटोप की जो हाफ लाइफ है वो काफी ज्यादा लंबी है। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आई होप आपको याद होगा। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी जो एक मिनरल है
मॉलिक्यूल है, जो जो भी एक एटम है, वो बेसिकली किस रेट पर डिके हो रहा है, और डिके होने के साथ साथ वो रेडिएशंस कैसे थ्रो कर रहा है। और जो रेट ऑफ डिके है कि जब उसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं वो आधी रह जाएं, और वो किस रेट पर हाफ लाइफ को अपनी अचीव करेगा, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ का लॉन्ग होना या शॉर्ट होना। इन सब चीज़ों के बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिवली पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने टॉपिक स्टार्ट करा था साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी। तो इस वजह से, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी है और पोटेशियम 40 का रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो दिस मेथड इज वेरी मच सूटेबल जिसके माध्यम से हम जो बहुत पुराने सैंपल हैं, वेरी ओल्ड सैंपल्स, और वेरी ओल्ड हम किसको कह रहे हैं, जिनकी लाइफ कुछ चट्टानों की, कुछ वॉल्केनिक रॉक्स की, मिनरल्स की हंड्रेड्स या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हो, उनको हम पता लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि सर आप पोटेशियम 40 के बारे में तो कह रहे हो कि एक आइसोटोप है, इसका रेडियो एक्टिव डिके होगा, इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी है, लेकिन फिर ये आर्गन 40 यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चलो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में डिकोड करते हैं और बेसिक चीज़ों के ऊपर हम उतरते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, आप पोटेशियम 40 के बारे में कुछ चीज़ें जानो। जो ये पोटेशियम 40 है, जिसको आप शॉर्ट में K40 भी कह सकते हो, वो एक, ये पोटेशियम 40 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। किसका? पोटेशियम का। शॉर्ट में मैंने के को लिख दिया, पोटेशियम को लिख दिया के। अब अगर दोस्तों ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो मैंने आइसोटोप्स के बारे में आपको बताया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप एक सेम एलिमेंट के, हाँ चार्ज तो होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? कोई भी जो एक एलिमेंट होता है, जैसे मतलब मान लो कि आपके सामने यहाँ पर कार्बन है, तो ये हो गया एक एलिमेंट। तो एक सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कार्बन के अलग अलग प्रकार, C6, C14, C12। तो ये कार्बन के 3 अलग अलग प्रकार हो गए। तो ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। यहाँ पर क्या है, आइसोटोप्स के अंदर दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट different numbers of neutrons। डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे हम यहाँ पर पोटेशियम 40 को कह रहे हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी हमेशा एक अनस्टेबल फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ देयर अनस्टेबल न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस इनका अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर एक इम्बैलेंस होता है बिटवीन देयर प्रोटॉन्स एंड बिटवीन देयर न्यूट्रॉन्स। और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से, इस अस्थिरता की वजह से, जो इनका जो न्यूक्लियस होता है, उससे
जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होती है, और वो रेडिएशंस अलग अलग पार्टिकल्स की फॉर्म में होती हैं, लाइक एल्फा, बीटा या फिर गामा पार्टिकल्स। और इन्हीं रेडिएशंस के एमिट होने की वजह से इनका जो यूज़ केस होता है वो मेडिकल लाइन की फील्ड में, लाइक एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन करना, इसमें भी यूज़ होता है। और जब ये रेडिएशंस एमिट हो रही होती है ना, इसी रेडिएशंस एमिशन की वजह से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आगे चलकर जब ये रेडिएशंस एमिट हो चुकी होती हैं तो एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है फिर इन आइसोटोप्स का जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये है मतलब आइसोटोप्स का। मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो पोटेशियम 40 है, K40, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। किसका? पोटेशियम का। अब ध्यान से समझना कि आपका जो सवाल था ना कि आर्गन यहां पर सर क्या कर रहा है। दुनिया में देखो दोस्तों, कुदरती तौर पर ऐसा देखा गया है नेचुरली कि जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है पोटेशियम का, पोटेशियम 40 जिसको हम कह रहे हैं, ये आगे चलकर ना धीरे धीरे करके ये डिके होता रहता है। और जिस भी चीज में पोटेशियम 40 का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जब वो पूरी तरीके से डिके हो जाता है, डिके होने के बाद वो अपना अस्तित्व चेंज कर लेता है इनटू आर्गन 40, जो कि अगेन एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है आर्गन का। इसको थोड़ा सा वक्त लगता है, कुछ साल लगते हैं, काफ़ी साल लगते हैं, लेकिन हमेशा किसी भी चीज़ में अगर पोटेशियम 40 का रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाया जाता है, जब वो डिके हो जाता है, जब उसके अंदर वो चीज़ क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा देखा गया है कुदरती रूप से कि पोटेशियम 40 का अस्तित्व चेंज होकर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आर्गन 40। वो बन जाता है AR40, आर्गन 40। तो ये मेथड क्या कर रहा है हमारे यूज केस में? अगर हमें वॉल्केनिक रॉक्स या फिर कुछ मिनरल्स की एज को अगर पता लगाना है तो ये क्या मदद कर लेगा हमारी? ये मदद दोस्तों हमारी इस प्रकार से कर देगा कि जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को, साइंटिस्टों को बहुत साल पहले ये पता लगा था लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कर करके कि ये जो रेट है ना डिके का, ये जो रेट है डिके का, कौन सा रेट डिके का? K40 का कन्वर्ट होना इनटू AR40, ये कांस्टेंट चलता है, ये निर्धारित स्पीड पर चलता है, इसके अंदर वेरिएशंस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्टों के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक काम बहुत आसान हो जाता है कि जिस भी सैंपल को वो स्टडी कर रहे हैं ना, उसकी एज को आराम से कैलकुलेट करा जा सकता है, बिकॉज रेट ऑफ डिके इज कांस्टेंट, देयर इज नो वेरिएशन। तो हम ये चीज पता कैसे करते हैं? जो भी सैंपल हमने लिया है स्टडी करने के लिए, कोई सा भी सैंपल, जो भी सैंपल हमने चुना है, उस सैंपल के अंदर हम एक चीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या है? द अमाउंट ऑफ AR40, आर्गन 40, that is trapped in that sample। हमने मान लो कोई एक, जो हम एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर रहे थे, कोई एक वॉल्केनिक रॉक ली या मिनरल ली,
हम उसके अंदर ये कोशिश करते हैं पता लगाने की कि इसके अंदर कितना AR40 जो है वो स्टोर्ड हो रखा है, या जिसको हम बोलें ट्रैप्ड हो रखा है। और ये AR40 आया कैसे होगा? ये कन्वर्ट होकर आया होगा क्योंकि ये पहले होगा K40, और ये जब कन्वर्ट हुआ होगा पोटेशियम 40 से इंटू आर्गन 40, जो कि दोनों एक आइसोटोप से, मतलब इस आइसोटोप से इस आइसोटोप में बदल गया, तो ये जो रेट है इसके चेंज होने का फ्रॉम K40 टू AR40, ये कांस्टेंट होगा। और तब हम ये चीज़ जान के, ये एक्सपेरिमेंट करके आराम से पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वॉल्केनिक रॉक या मिनरल की बेसिकली एज कितनी है। तो यहाँ पर जो हम सैंपल की बात करें दोस्तों याद रखना, यहाँ पर हम लाइफ फॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, इतनी पुरानी लाइफ फॉर्म्स को यहाँ पर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। लाइफ फॉर्म के अंदर वैसे भी आपको ये पोटेशियम और आर्गन तो नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हम जिन सैंपल्स की बात कर रहे हैं वो जनरली रॉक्स या मिनरल्स की फॉर्म में ही होती हैं, उसी के लिए मेथड बनाई है। और जो कि जिनकी एज हंड्रेड्स या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, स्पेशली 1 लाख ईयर्स से जो पुराने जो सैंपल्स हैं रॉक के या फिर चट्टानों के या किसी मिनरल्स के। और इसी के साथ जब हमें अमाउंट ऑफ AR40 उसके अंदर ट्रैप्ड होता हुआ दिखता है, तो हम एक और चीज़ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया है, रिमेनिंग अमाउंट किस चीज़ का? पोटेशियम 40 का। ये कितना बाकी रह गया? तो अब आप समझ गए जिस रेशियो की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, वो रेशियो ये है कि हमें यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ पता लगानी है कि कितनी रेशियो में एक सैंपल के अंदर AR40 मिल रहा है हमें, और कितना K40 बच गया है, कितना आर्गन 40 के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उसके अंदर, और कितने जो है पोटेशियम 40 के रेडियो एक्टिव आइसोटोप रह गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमेशा कन्वर्जन ऐसे होगी फ्रॉम K40 टू AR40, कन्वर्जन जो होगी हमेशा वो ऐसे चलेगी, वो AR40 से K40 की तरफ नहीं जाएगी। दिस इज रॉन्ग एस्पेक्ट, दिस इज राइट थिंग। और अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो चेंज है ये कांस्टेंट है, जिससे उस सैंपल की एज को पता लगाना इट बिकम्स ईजी फॉर द साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी। यहां तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली आपको? पहले बताओ कोई दिक्कत? नहीं, मेटल्स नहीं, क्योंकि मयूर हम जानते हैं कि मेटल्स तो बहुत बाद में मिले हैं दुनिया के अंदर, है ना। 6th century BC हमारे हिसाब से, आज के हिसाब से बहुत पुराना टाइम है। मतलब भारत की अगर हम बात करें, दुनिया को छोड़ दो अभी, लेकिन वो भी बहुत आगे का टाइम है दुनिया के, मतलब रॉक्स और उसके कंपैरिजन में, समझ रहे हो ना। वो तो बहुत आगे का टाइम है। मतलब अर्ली मैन की भी अगर हम बात करें, अर्ली मैन भी बहुत आगे का टाइम है एज कम्पेयर टू वॉल्केनिक रॉक्स या मिनरल्स का उत्पादन अगर देखा जाए। तो ये बहुत पुरानी चीज़ के बारे में बात करता है। अभी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर दूंगा। अभी तो यहाँ पर आपको 2 ही एग्जांपल मैंने दिए हैं आप लोगों को, वॉल्केनिक रॉक्स और मिनरल्स के। अभी यहाँ पर पता है तीसरा एग्जांपल क्या ऐड होगा? मैं चलो पहले ही बता देता हूँ। मीटेरॉइड्स, बाहर से आए हुए, जैसे याद है लोनार लेक जो है महाराष्ट्र के अंदर, है ना, उसी इम्पैक्ट से बनी है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में एज को पता लगाना कि कितना पुराना ये चट्टान है या कितना पुराना ये एस्टेरॉयड है, मीटेरॉइड है, ऐसी चीज़ों के बारे में एज को पता लगाना। उससे क्या होता है ना, हमें बाहर के सोलर सिस्टम के एज की भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है कि ये कब से घूम रहे हैं, कितने पुराने होंगे। ऐसे करते करते फिर हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि अच्छा अर्थ कितना पुराना है, अच्छा वीनस कितना पुराना है, मरकुरी कितना पुराना है, एस्टेरॉयड अगर घूम रहा है तो ये कितना पुराना है। उनके सैंपल्स को लाकर हम ऐसी स्टडी करते हैं। ये मून वगैरह तो जो हम मिट्टी वगैरह लाते हैं ना मयूर, यही स्टडी करते हैं हम उनकी। ठीक है। अब देखो ये मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नहीं लग रहा वैसे, बताओ है कि नहीं? बताओ दिव्या, मयूर, रिया, काफ़ी टेक्निकल है ना। साइंटिस्ट ये कैसे क्लेम कर सकते हैं क्योंकि इसमें कि यार AR40 का रेशियो पता करके विद रिस्पेक्ट टू K40 हम एज पता लगा लेंगे। तो देखो ये मेथड जो है आर्कियोलॉजी की फील्ड में आर्कियोलॉजिस्ट ने तब अपनाया था जब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर होमवर्क करा था, और वो होमवर्क कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था। यानी कि ये मेथड कितना रिलायबल है, इसके पीछे कुछ एजम्पशंस हैं साइंटिस्टों की। देखो आप भी जानते हो कि 100% तो कोई भी चीज़ विज्ञान के अंदर भी ठीक नहीं होती है।
हमें चाहिए होती है मोर देन 80-90% एक्यूरेसी। तो ये मेथड एक्यूरेट क्यों माना गया? देखो, सबसे पहली एजम्पशन तो ये है इस बात के ऊपर कि ये जो KAR मेथड है, पोटेशियम आर्गन, ये जो आर्कियोलॉजिकल मेथड है, ये एक बात की एजम्पशन के ऊपर ये चलता है कि कोई भी जो सैंपल है ना आज के समय में, कोई भी जो रॉक है, मीटेरॉइड है, एस्टेरॉइड है, कोई भी चट्टान है, कोई भी मिनरल है, वॉल्केनिक रॉक है, सिंपल रॉक है, उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ AR40 जो प्रेजेंट है ना, आर्गन 40 जो प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की फॉर्म में, वो उसके अंदर शुरू से नहीं था। इस AR40 का जो उत्पादन है वो K40 से हुआ है। सैंपल के अंदर थोड़ा बहुत भी 0.0000001% भी आर्गन 40 नहीं होता है किसी भी रॉक के अंदर। साइंटिस्टों ने ये चीज़ लेबोरेटरी में पूरा होमवर्क करके स्टडी कर ली थी, तभी जाके उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को ये बताया। आर्कियोलॉजिस्ट भी तो मतलब एक तरीके से वैसे तो खुदाईकारी हैं वो, लेकिन उनमें से भी तो कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना। तो जहाँ पर ये जो लेबोरेटरी वाली बात और खुदाईकारों का जो कोलैबोरेशन हुआ, उसमें ये पता लगा, साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में ये होमवर्क करा, साइंटिस्टों ने बता दिया आर्कियोलॉजिस्ट को जब उनको अपना एक रिसर्च वर्क पब्लिश वगैरह करना होता है कि देखो भाई साहब, आप निश्चिंत रहो, आप लोग, हमने पूरी पुष्टि कर ली है इस बात की कि किसी भी मिनरल के अंदर, रॉक के अंदर, वॉल्केनिक मटेरियल के अंदर, मीटेरॉइड के अंदर, एस्टेरॉइड के अंदर, कोई भी पहाड़ हो, चट्टान हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, गिट्टी हो, कोई भी जो ऐसी चीज़ है उसके अंदर इनिशियली K40 ही होता है। पोटेशियम के ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, आर्गन का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता है। लेकिन जब K40 मरने लग जाता है, ठीक है, मरने लग जाता है इन द सेंस कि उसका जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल होकर स्टेबल होने लगा और AR40 के अंदर धीरे धीरे करके कन्वर्ट होने लगा, तब जाकर उसकी जो एज है वो हमें पता लगती है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, या इसके अंदर जो इसकी हाफ लाइफ है वो कितनी रह गई है। और हमने यहाँ पर एक रूल भी लिखा था लेक्चर की स्टार्टिंग के अंदर, कहाँ गया वो रूल, कि पोटेशियम 40 हैज़ लॉन्ग हाफ लाइफ, छोटी मोटी हाफ लाइफ भी नहीं है कि उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो उसके न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबल फॉर्म के अंदर है वो इतनी जल्दी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेंगे, वो इतनी जल्दी अपनी रेडियो एक्टिविटी बंद कर देंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो ये पहला अजम्पशन इसके ऊपर, इस मेथड के ऊपर, कि सारा का सारा जो आर्गन 40 प्रेजेंट होता है किसी सैंपल के अंदर वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द डेके ऑफ, हाँ यहाँ पर मैं एक बात लिखना भूल गया, फ्रॉम द डेके ऑफ पोटेशियम 40, फ्रॉम द डेके ऑफ पोटेशियम 40। दूसरा अजम्पशन ये है कि जब ये सैंपल इनिशियली फॉर्म हुआ होता है, कोई भी, जब ये सैंपल इनिशियली फॉर्म हुआ होता है तो इसके अंदर ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, नो आर्गन 40, नो आर्गन 40 इज प्रेजेंट इन इट। कोई आर्गन 40 उस टाइम पर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि हम रिलाई कर सकते हैं, जब साइंटिस्टों ने ये होमवर्क कर ही लिया है, कि हमेशा ओरिजिनली किसी भी ऐसे सैंपल के अंदर रॉक वगैरह, चट्टाने, वॉल्केनिक रॉक हो गया, मीटेराइट हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, सबके अंदर ओरिजिनली हमें K40 मिलता है। AR40 बाद में ही बनता है जब K40 का डिके होने लग जाता है। तीसरी और लास्ट अजम्पशन ये है कि AR40 जब बन गया किसी सैंपल के अंदर फ्रॉम K40, तो AR40 जो है वो क्लोज सिस्टम के अंदर रहता है। अब क्या मतलब इस बात का, क्लोज सिस्टम के अंदर रहता है? कहने का मतलब यह है कि नो AR40, नो आर्गन 40 हैज
एस्केप्ड फ्रॉम दैट सैंपल, और ना ही उस सैंपल के अंदर कभी कोई AR40 एंटर करा हुआ होता है। मतलब ये AR40 एक बार किसी सैंपल में आ गया तो ये लॉक हो जाता है। ना एक्स्ट्रा कहीं बाहर से AR40 उस सैंपल के अंदर आ सकता है, ना इस सैंपल का जो AR40 है वो उससे बाहर निकलकर कभी जा सकता है। लेकिन एक चीज में ऐसा हो सकता है कि AR40 इस सैंपल को छोड़कर बाहर निकल जाए, और वो इसकी एक लिमिटेशन है इस मेथड की, पोटेशियम आर्गन मेथड की, जिसको अभी हम थोड़ी देर के अंदर जानेंगे। ये 3 एजम्पशंस के ऊपर ये बेस्ड है, ये पोटेशियम आर्गन आर्कियोलॉजिकल मेथड या डेटिंग मेथड जिसको हम कहें, ये इसके एजम्पशंस हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मेथड के कुछ एप्लीकेशंस की। ये जो KAR डेटिंग मेथड है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड जो है, ये यूज होता है जियोलॉजी के अंदर टू स्टडी द एज ऑफ ओल्ड रॉक्स, या फिर जो भी अर्थ के अंदर जो चीज़ें सैंपल्स वगैरह मौजूद हैं पत्थर चट्टानों की फॉर्म में। आर्कियोलॉजी की फील्ड में तो यूज़ होता ही है, कुछ सैंपल्स वगैरह मिल गए बहुत पुराने हैं, उनकी डेट को पता लगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हो। इसको हम यहाँ लिख देते हैं इसके एप्लीकेशन में, कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को पता लगा सकते हो, लाइक वॉल्केनिक रॉक्स, मिनरल्स वगैरह। और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, लाइक अगर आपको जो आउटसाइड द अर्थ अगर कोई चीज़ें अर्थ पर आकर गिरी हैं, लाइक मीटोराइट्स, उनकी एज को पता लगाने के लिए। और ये मेथड काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है एज कंपेयर टू कार्बन 14 डेटिंग मेथड। अब इस मेथड की दोस्तों हम कुछ लिमिटेशंस भी जान लेते हैं। सब कुछ तो अच्छा अच्छा नहीं हो सकता किसी भी मेथड के बारे में, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस को। ये मेथड जो है इट इज नॉट सूटेबल, इट इज नॉट सूटेबल फॉर डेटिंग। अगर आपको एज पता लगानी है फॉर डेटिंग वेरी यंग सैंपल्स जो अभी अभी बने, जो न्यू फॉर्मेशंस हैं। दूसरी चीज ये कि दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर दोज सैंपल्स that have been heated, जिनको हमने गर्म कर दिया हो। क्योंकि होता क्या है, ऐसा ही देखा गया है, जब भी हम किसी रॉक्स या मिनरल्स को हीटअप कर देते हैं, उसकी वजह से एक रिजल्ट और आउटकम जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि आर्गन जो होता है ना उसके अंदर जितना मौजूद होता है, आर्गन कह लो आप उसको, या फिर आर्गन का आइसोटोप लाइक AR40, वो कर जाता है उससे एस्केप। तो ये जो नेचुरल वाली जो चीज़ होती है ना इसकी, जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, कहाँ गया वो, ये उससे एस्केप नहीं हो सकता, जो उसका एक रूल था ना, ये लॉक हो जाता है।
इसके अजम्पशन में अभी हमने पढ़ा था ना, ये रहा कि वो लॉक हो जाता है। AR40 क्लोज सिस्टम के अंदर वर्क करता है, नो AR40 हैज एस्केप्ड या एंटर्ड दी सैंपल, ये एक अच्छी बात होती है, वो वहां पर लॉक इन रहता है। लेकिन हीट करने की वजह से ये देखा गया है कि ये जो AR40 है या फिर किसी भी सैंपल के अंदर जितना भी आर्गन जो प्रेजेंट होता है ना, वो उसको छोड़कर भाग जाता है, वो एस्केप कर जाता है। ये इसकी लिमिटेशन है। ओके, अब यहां पर क्या है, इसके लिए एक इम्प्रूव्ड वर्जन आया था, इसके लिए एक इम्प्रूव्ड वर्जन आया था जिसको हम कहते हैं AR डेटिंग मेथड, आर्गन आर्गन डेटिंग मेथड। यहां पर हम बेसिकली कोशिश ये करते हैं, देखो डिटेल में हमें नहीं जानना है इसके बारे में, हम यहाँ पर कोई साइंटिस्ट बनने नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपने आराम से UPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स की। लेकिन मैं बस आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो KAR जो मेथड है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड जो है, उसकी जो ये लिमिटेशन आपने देखी है अभी इतनी सारी, उसके सॉल्यूशन के तहत एक ये आया इम्प्रूव्ड वर्जन इस मेथड का जिसको हम कहते हैं AR डेटिंग मेथड, जहां पर हम क्या करते हैं कि किसी भी सैंपल को हम इरेडिएट करने का काम करते हैं। इरेडिएट का मतलब ये होता है बाहर से उसके ऊपर रेडिएशन मारना, और हम ये इरेडिएशन जो कर रहे हैं इसके ऊपर, ये किस चीज की रेडिएशन कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स की रेडिएशन। और हम इस AR40 को, जो अभी तक आपने पढ़ा ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो था आर्गन का 40, हम उसको 40 से कन्वर्ट करके AR39 बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये साइंटिस्ट की तिगड़म होगी, हमें नहीं जाननी है ना, मुझे ये पढ़ाने में इंटरेस्ट है, और आई एम डैम श्योर कि ना आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। बस हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि ये AR40 को AR30 में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि जो एज है उसको थोड़ा ज़्यादा और प्रिसाइसली कैलकुलेट हम कर सकें। ये जो है, ये मेथड ये देखा गया कि AR डेटिंग मेथड जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड जो अभी तक, देखो AR कम जगह पर यूज हुआ है, ज़्यादातर अभी भी यही चलता है KAR डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। आर्गन आर्गन वाला भी कम ही यूज़ होता है, क्योंकि हमें जो इरेडिएशन वाला काम करना होता है ना, जहाँ पर हमें न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रेडिएट करके एक सैंपल में भेजने होते हैं, जिससे हमें उसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप 40 को 39 में कन्वर्ट करना है, ये इतना ईजी नहीं होता है ये वाला काम करना। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप ये एक रूल जान ही गए हो कि किसी भी एक सैंपल के अंदर जो है पोटेशियम 40 से ही कन्वर्ट होने के बाद AR40 बनेगा। और जब वो बनेगा तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि उस सैंपल के अंदर पूरा का पूरा जो K40 होगा वो ख़त्म ही हो चुका होगा, क्योंकि K40 की अपने आप में बहुत एक लंबी हाफ लाइफ है, इतनी जल्दी वो डिके होकर उसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मरने नहीं वाले, इतनी जल्दी वो सारे के सारे आर्गन 40 के अंदर कन्वर्ट नहीं होने वाले। तो ये कुछ त्रिगड़म है, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जानना है, लेकिन बस मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करा था तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इन द एंड आप ये कह सकते हो इस मेथड के बारे में कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है विच इज़ यूज्ड ऑन वॉल्केनिक रॉक्स विच आर ओल्डर देन या फिर अबाउट 1 लाख ईयर्स ओल्ड, एंड टाइम रेंज जो इसकी होती है, जो जिससे आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिसको स्टडी कर सकते हो, वो ऑब्जेक्ट्स, वो सैंपल्स, वो रॉक्स, वो वॉल्केनिक रॉक्स, वो मिनरल्स, वो मीटेराइट्स, वो एस्टेरॉइड्स, पत्थर, कक्कड़, कंकड़, चट्टाने या जो भी ऐसी चीज़ हैं, अगर वो हंड्रेड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हैं, ओल्ड हैं,
तो ये मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। लिमिटेशंस होने की वजह से इसका जो एक ऑल्टरनेटिव मेथड है डैट इज़ AR डेटिंग मेथड, आर्गन आर्गन, लेकिन अभी भी जो यूज़ होता है डैट इज़ पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।